नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक मस्त मजे में होंगे और सभी को राम राम दोस्तों। और आप सभी तैयारी करने में व्यस्त भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और स्वाभाविक है, व्यस्त तो चलना ही है क्योंकि काम हमारा यही तो है। तो दोस्तों, टॉप 2000 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। आ जाइए फटाफट बिना समय गवाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज क्लास नंबर 11 और 10 क्लास हमारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी की पूरी आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो यहाँ पे आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं कोई सी भी टेक्निकल भर्ती परीक्षाएं हो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न आ चुका है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा खालिस्तान के वर्ग के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, ऊष्मा शब्द आते ही किसको पकड़ोगे? हमारे जूल भाई साहब को। तो यहाँ पे जूल भाई साहब ने एक नियम दिया था जिसको हम जूल नियम या ऊष्मा नियम कहते हैं। तो जूल नियम क्या कह रहा है? ये एक चालक तार है, उसमें दोस्तों विद्युत गुजरती है। जब विद्युत गुजरती है तो यहाँ पे इस तार में इसमें गर्म हो जाता है, हीट उत्पन्न होती है। और जब हीट उत्पन्न होती है तो वो जो हीट है इसमें से गुजरने वाली मेरे दोस्तों धारा के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसमें जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के दोस्तों बिल्कुल समानुपाती होती है, और इसमें उत्पन्न होने वाली धारा कितने समय तक गुजर रही है उसके समानुपाती होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे कि H बराबर आई स्क्वायर आर और टी। तो दोस्तों यहाँ पे धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के भी समानुपाती, और यहाँ पे टी बराबर ये समय के भी दोस्तों समानुपाती। मात्रक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा जूल। यहाँ पे पावर, अरे पावर क्या है? तो कार्य करने की जो दोस्तों दर होती है वही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। तो पावर का प्रतीक तो पी है, लेकिन दोस्तों मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और प्रतिरोध सब जानते हो आर है, इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है? मात्रक दोस्तों इसका ओम होता है। लेकिन इसकी दोस्तों रेटिंग जो होती है, इसकी जो दोस्तों रेटिंग जो होती है वो रेटिंग बोलो क्या होती है? वाट होती है। और इसको किससे मापा जाएगा? तो ओम मीटर से। इसको किससे मापा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे वाट मीटर से मापा जाता है। धारा दोस्तों आई होता है, और मात्रक दोस्तों एम्पियर, और बड़ा मात्रक दोस्तों इसका क्या होता है? बायोट होता है। और इसको किससे मापा जाएगा? तो एम मीटर से दोस्तों मापा जाता है। तापमान यानी कि दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी दोस्तों मापा जाता है, या फिर केल्विन के अंदर जो ऐसा इकाई होती है तापमान की दोस्तों केल्विन होती है। और यहाँ पे दोस्तों प्रेरकत्व, तो दोस्तों जो प्रेरकत्व होता है वो इंडक्टेंस यानी कि एल होता है, और इसका मात्रक दोस्तों क्या होती है? हेनरी। तो यहां तो आपसे पूछ रहा है कि जो ऊष्मा है वो किसके वर्ग के समानुपाती है? तो हम सीधा सीधा कहेंगे धारा के वर्ग के दोस्तों क्या होती है? समानुपाती होती है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेरकत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो भाई साहब इसके 3 मीटर हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे एंडरसन, एंडरसन दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे मैक्सवेल, और दोस्तों यहाँ पे हम एक कहेंगे हेब्रिज। तो इस 3 के द्वारा दोस्तों यहाँ पे प्रेरकत्व को माप सकते हो। इसके द्वारा दोस्तों निम्न होता है, इसके द्वारा मध्यम, और इसके द्वारा उच्च प्रेरकत्व को आसानी से मापा जाता है। तो बोलो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? कितने सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये मत गिना करो कि 1% है 2% है, ये देखा करो 1% के साथ में कितने % आपके तैयार हो रहे हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर खालिस्तान की वजह से किसी चालक में दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये तार है, और इस तार में दोस्तों ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, लेकिन किसके द्वारा दोस्तों उत्पन्न होती है? तो भैया हमने यही तो कहा अभी कि ये जो ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के दोस्तों बराबर है। अरे तो भाई इन तीनों गुंडों के कारण ही तो धारा प्रवाहित तो होगी ना, वो सॉरी ऊष्मा प्रवाहित तो होगी। तो हम कहेंगे कि धारा के कारण भी होती है, प्रतिरोध के कारण भी होती है, और समय के अनुसार भी होती है। प्रतिघात यानी रिएक्टेंस, प्रतिघात बोलो दोस्तों एक्स आएगा कि नहीं आएगा? इसका मात्रक दोस्तों ओम होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे जो
प्रतिघात यानी रिएक्टेंस होता है x बराबर दोस्तों एक्स सी माइनस दोस्तों एक्स एल भी दोस्तों आप कह सकते हो, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो अंतर होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंस। तो ये किसका विलोम है, तो ये दोस्तों यहाँ पे ससेप्टेंस, ये ससेप्टेंस का दोस्तों क्या होता है, विलोम होता है, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूं विलोम की, ये ससेप्टेंस का क्या होता है दोस्तों, विलोम होता है। एक होता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोले तो दोस्तों जेड होता है, इसका मात्रक भी दोस्तों क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो यहां पे ये किसका विलोम होता है, तो दोस्तों ये विलोम की अगर मैं बात करूं, विलोम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तो ये एडमिटेंस का दोस्तों क्या हो जाएगा, विलोम। तो यहां पे एडमिटेंस, तो दोस्तों ये एडमिटेंस का दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे विलोम हो जाता है। एडमिटेंस का दोस्तों जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, महो, क्या होगा, महो होता है। धारिता की बात करते हैं, कैपेसिटेंस यानी सी, इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, फैरड, क्या होता है भैया, फैरड होता है। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, फैरड होता है। और इसका विलोम क्या होता है, तो इलास्टेंस, क्या होता है यहाँ पे विलोम, तो विलोम क्या हो जाएगा, इलास्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सॉरी विलोम क्या हो जाएगा, इलास्टेंस। अब ये उल्टा ही दे दिए यहाँ पे कि इलास्टेंस क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों इलास्टेंस धारिता का जस्ट उल्टा है। और प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में तो सब जानते ही, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और प्रतिरोध का दोस्तों विलोम कोण होता है, प्रतिरोध का दोस्तों विलोम कोण होता है, तो प्रतिरोध का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे कंडक्टेंस यानी जी, इसका मात्रक भी दोस्तों क्या होता है, महो होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध, इलास्टेंस, धारिता, प्रतिबाधा और प्रतिघात, तो इसमें से कौन आ रहा है, ओनली फॉर आर, आर बोले तो यहाँ पे ओनली फॉर प्रतिरोध के कारण इस चालक तार में क्या पैदा हो जाएगी, ऊष्मा पैदा होती है। क्लियर, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगे। आइए नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है। दोस्तों प्राथमिक सेल में पूरे लिख देता हूं ताकि दिमाग की बत्ती थोड़ी सी शुद्ध हो जाए। तो यहां पे प्राथमिक, अब दोस्तों प्राथमिक सेल नंबर 1 हम कहते हैं यहां पे वोल्टाइक, दूसरा होता है दोस्तों डेनियल, डेनियल, तीसरा दोस्तों यहां पे हो जाएगा लेक्लांची, लेक्लांची, चौथा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शुष्क सेल, शुष्क सेल, और ये लेक्लांची सेल का ही सुधरा हुआ रूप है। पांचवा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मरकरी, मरकरी कह दो या बटन सेल कह दो। छठा हो जाएगा यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा। और एक दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे सल्फ सॉरी वोल्टाइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेक्लांची सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल, मरकरी ऑक्साइड है ना, मरकरी ऑक्साइड सेल, मरकरी ऑक्साइड कह दो, बटन कह दो, ठीक है जी। और एक आप यहाँ पे कौन सा कहोगे, एक तो आपके मोबाइल के अंदर डलता है, मोबाइल के अंदर कौन सा है, लिथियम आयन सेल, लेकिन यहां पे आएगा ओनली फॉर लिथियम सेल, लिथियम सेल, लिथियम आयन मत करना, लिथियम आयन नहीं करना है, ठीक है जी। और एक एक कौन सा आएगा, एक और बाकी है भैया, जो इस मरकरी का भाई है, इस मरकरी का भाई है, यहां पे मरकरी का भाई कौन है, मरकरी ऑक्साइड, तो एक कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पूरे 7 के 7 कौन से हो गए आपके, प्राइमरी सेल हो गए। इधर मैं चलो द्वितीयक भी लिख देता हूं, द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक में पहला तो कौन सा आ गया, लेड एसिड सेल, दूसरा आ गया दोस्तों यहां पे निकिल, निकिल आयरन सेल, तीसरा आ गया निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, एक आ गया नंबर 4 आपके कौन सा,
लिथियम आयन, लिथियम आयन, लिथियम आयन सेल। तो दोस्तों ये जो 4 सेल है, लेड एसिड सेल है, निकल आयरन सेल है, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल है, और यहाँ पे लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन सेल। तो दोस्तों ये 4 तो हो गए आपके द्वितीयक सेल, और ये 7 प्रकार के हो गए आपके कौन से, प्राइमरी सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेड एसिड सेल हो गया, तो ये तो प्राइमरी हो गया पी। मरकरी ऑक्साइड सेल, ये भी दोस्त सॉरी क्या पूछ रहा है, प्राथमिक सेल है, तो लेड एसिड तो कौन हो गया, सेकेंडरी। मरकरी ऑक्साइड प्राइमरी हो गया। लिथियम आयन सेल सेकेंडरी, आयन शब्द लग गया ना, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ज्यादातर, यहाँ पे ये लिथियम सेल है, ये लिथियम आयन सेल है, तो लिथियम आयन आ गया सेकेंडरी। निकल कैडमियम सेल हो गया सेकेंडरी, और निकल आयरन सेल हो गया सेकेंडरी। तो राइट ऑप्शन बोलो फटाक से बोलो, तो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड सेल हो जाता है। क्लियर। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या क्या है, तो भैया प्राइमरी सेल उसे कहते हैं जो सेल एक बार काम में आने के बाद खत्म हो जाता है, दोबारा चार्ज नहीं होता, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। और जो बार बार दोस्तों चार्ज होता है उसे हम सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों जी, समझ में तो आ रहा है ना दत्ता के, बस तो दत्ता के आना चाहिए भाई साहब, हल्के मोटे में पार नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट पारगम्यता यानी परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को और एक नाम और दे दो, चुंबकशीलता। यहाँ पे चुंबकशीलता, तो दोस्तों यहाँ पे चुंबकशीलता का दोस्तों व्युत्क्रम क्या होता है, चुंबकशीलता का दोस्तों यहाँ पे प्रतीक की मैं बात करूं, तो दोस्तों प्रतीक क्या होता है, म्यू होता है। और इसका दोस्तों नॉर्मली मात्रक पूछा जाए तो मात्रकहीन राशि होती है। क्या होती है, मात्रकहीन। तो ये दोस्तों मात्रकहीन है। वैसे चुंबकशीलता 2 प्रकार की होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यानी कि निरपेक्ष चुंबकशीलता और सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता मात्रकहीन होती है, जबकि निरपेक्ष का दोस्तों मात्रक होता है हेनरी प्रति मिनट, हेनरी प्रति मीटर। यहाँ पे सुग्राहिता एक होती है, विद्युतशीलता परमेबिलिटी एक होती है, चालकता, और एक है प्रतिरोधकता। क्वेश्चन कह रहा है परमेबिलिटी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो चुंबकशीलता दोस्तों यहाँ पे परमेबिलिटी, तो रिलेटिविटी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिविटी, रिलेटिविटी यानी प्रतिष्ठंबिता, प्रतिष्ठंबिता। ठीक है, विद्युतशीलता ये परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है, यहाँ पे रिलेटिविटी होता है। चालकता का दोस्तों विलोम आपको पता है प्रतिरोध, प्रतिरोध, लेकिन ये चालकता क्या है, कंडक्टेंस यानी जी, तो ये आर। अगर ये चालक, देखो ध्यान रखना, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस अगर इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्लियर आपको, कंडक्टिविटी है तो रजिस्टिविटी आएगा, और कंडक्टेंस है तो रजिस्टेंस आएगा। प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी है, तो रजिस्टिविटी का दोस्तों यहाँ पे प्रतीक तो क्या हो जाएगा, रो, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ओम प्रति मीटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, प्रतिष्ठंबिता होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा 5 नंबर, प्रत्येक 4 पिको फैराड के 2 संधारित्र कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो उनकी कुल धारिता ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर मैं धारिता की बात करूं, धारिता यानी कैपेसिटेंस, तो दोस्तों अगर कोई भी यहाँ पे इस तरह श्रेणी के अंदर जुड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पे 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगता है। तो ये तो किस में हो गया दोस्तों, तो हम सीधा कहेंगे श्रेणी में। एक होता है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये कौन सा क्रम हो गया, तो हम कहेंगे समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन जब होता है तो इसमें केवल क्या लगता है, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दोस्तों ये हो गया आपका समांतर संयोजन। ध्यान रखना श्रेणी क्रम में जो धारिता होती है वो दोस्तों घटती है, यानी श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा धारिता दोस्तों क्या होती है, अरे घटती है, जबकि यहाँ पे दोस्तों धारिता क्या होती है, धारिता यहाँ पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे इसको ऐसे टच करोगे तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी ये प्लेट है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए
धारिता जो होती है वो क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती। और इसमें जैसे ऐसे टच करोगे तो भैया प्लेटें तो बिल्कुल समान रहेगी, लेकिन इसके बीच की जो मोटाई होती है अचालक की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो धारिता होती है वो दूरी के या क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है, इसलिए यहाँ दूरी बढ़ जाती है और धारिता बोलो क्या हो जाती है, श्रेणी में घट जाती है। इसलिए कैपेसिटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर लाडलो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में भाई ये 4 4 के तो 1/4 और प्लस में 1/4। तो यहाँ पे पहली बात तो समांतर में 2 ही है, तो 2 का आधा कर दो सीधा बिना पेन चलाए टच, यानी 2 पिको फैराड। लेकिन फिर भी 4 आ गया, 1 + 1 बराबर 2/4। अब आपको सीटी निकालना है, क्योंकि ये किसका आया था, 1/सीटी का, तो उल्टा करोगे 4/2 बराबर 2 पिको फैराड। ठीक है, आंसर राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर। यदि डीसी मोटर का दोस्तों फ्लक्स 0 तक पहुंच जाता है तो इसकी गति पर खालिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमको पता है कि डीसी मोटरों के अंदर होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डिटेल से समझा देता हूं आपको। यहाँ पे कि जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो फाई जेड एन पी अपॉन में दोस्तों क्या होता है, 60A। ठीक है, ये वोल्टेज होता है। अब हम ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे वोल्ट, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इसमें कांस्टेंट राशि कौन कौन सी है। तो भैया कांस्टेंट राशि देखो रे जरा गौर से, एक तो आपकी 60 आ गई, एक आपका ए आ गया। बोलो पी, चलते हुए में आप पी चेंज कर सकते हो क्या, तो ये पी भी दोस्तों क्या है, कांस्टेंट होता है। बोलो जेड, चालकों की संख्या, आर्मेचर में जो चालकों की संख्या है वो भी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जेड। तो दोस्तों यहाँ पे ये चारों के चारों जो बंदे हैं ये क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट, तो दोस्तों ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो को ही नियतांक कहते हैं, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। तो बचा क्या है, ईबी बच गया, यहाँ पे समानुपाती आएगा। अब बचा कौन, फाई, बचा कौन दोस्तों, एन। क्लियर, यहाँ पे मुझे तो एन चाहिए ना, अरे एन चाहिए तो फाई कहाँ जाएगा, भाड़ में, भाड़ कहाँ होता है, नीचे, और ईबी कहाँ है, बोलो ऊपर। अरे बोलो बंदो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका आंसर। तो ये देखो, यानी जो हमारी गति है वो चुंबक, ये बैक ईएमएफ के तो क्या है, समानुपाती, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के क्या है, विलोम अनुपाती। तो ये भाई साहब क्या कह रहा है कि फ्लक्स 0 हो जाए, अरे भाई साहब कर दो ना 0, कौन मना कर रहा है, ये 0 कर दिया, तो 0 करते ही ये एन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम है। अरे बकरी का बकरा होता है, लड़की का लड़का होता है, भैंस का पाटा होता है कि नहीं होता है, होता है, तो फिर इसका भी विलोम कर दो। तो यहाँ पे ये 0 है तो ये अनंत है तो ये 0, तो ये 0 कर रहे हो तो गति क्या हो जाएगी, अनंत, क्या हो जाएगी रे, अनंत हो जाती है। ठीक है, और डीसी मोटर का टॉर्क हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसमें सप्लाई कहाँ देते हो, तो भाई साहब इसमें ये आर्मेचर और ये हमारी स्टेटर, तो ये इस पे भी देते हैं, और दोस्तों हम सप्लाई यहाँ पे भी देते हैं, तो दोनों जगह ही इसमें सप्लाई देते हैं। डीसी मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर, 3 फेज वाले ट्रांसफॉर्मर के डेल्टा स्टार कनेक्शन के मामले में प्राथमिक वाइंडिंग खालिस्तान में जुड़ी होती है। यार यानी प्रश्न भी दे दिया और उत्तर भी खुद दे दिया। जब कह रहा है डेल्टा स्टार तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है रे, इसमें कहाँ दिक्कत आई। तो प्राथमिक वाइंडिंग किसमें, डेल्टा में है, ये लो साहब डेल्टा में है। अब मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये डेल्टा है और ये क्या है, स्टार है, स्टार से क्या निकल गया, न्यूट्रल निकल गया। टोटल टर्मिनल कितने हो गए, 7 हो गए, टोटल टर्मिनल क्या हो गए, 7 हो जाते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। कनेक्शन होते कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पे डेल्टा टू डेल्टा भी होता है, स्टार टू स्टार, यहाँ पे स्टार टू स्टार भी होता है, स्टार टू डेल्टा भी होता है, और डेल्टा टू स्टार भी होता है। एक आपके वीवी संयोजन होता है, एक आपके दोस्तों स्टार टू ये इंटर स्टार होता है, एक दोस्तों डेल्टा टू इंटर स्टार होता है, यहाँ पे इस तरह।
ठीक है, तो ये पूरे के पूरे दोस्तों संयोजन होते हैं, ये प्राइमरी हो गए और इधर के दोस्तों कौन से हो गए, सेकेंडरी हो जाते हैं। तो आपको पूरा का पूरा याद रखना होता है। आइए, अच्छा चिन्ह नहीं लगाया क्या, लगा तो दिया। यहाँ पे नेक्स्ट 8 नंबर, एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। 3 फेज 4 तार प्रणाली, 3 फेज 3 तार प्रणाली, सिंगल फेज 3 तार प्रणाली, सिंगल फेज 4 तार प्रणाली, सिंगल फेज 2 तार प्रणाली। खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए दोस्तों, टेंशन क्यों करते हो। एक हमने लिखा सिंगल फेज, सिंगल फेज के अंदर दोस्तों कितने तार हो सकते हैं, तो ये खुद देख लीजिए। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, अर्थिंग होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि भैया एक फेज 2 तार, क्लियर, क्योंकि बिना अर्थ के भी तो आप पंखा चला सकते हो फेज और न्यूट्रल से। जी हाँ, मजा आ गया। एक फेज 3 तार, ये भी होता है भाई। 3 तार हो गए कि नहीं हो गए, 2 तार से भी काम चलाते हो और 3 तार से भी चलाते हैं। आइए और समझो, 3 फेज, 3 फेज के अंदर देखो ध्यान से साहब, ये तो फेज है लेकिन फेज तो 3 है ना, फेज 3 है, आर वाई और बी। एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं कि 3 फेज 3 तार, कह सकते हो क्या, कह सकते हैं साहब। 3 फेज और 3 तार बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 फेज 4 तार, क्योंकि यहाँ पे 3 फेज के साथ न्यूट्रल जरूरी है ना, तो ऐसे जरूरी भी नहीं है और जरूरी भी है, लेकिन इसमें से क्यों सिंगल फेज निकालते हैं तो फिर जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे 3 फेज 3 तार भी होता है, 3 फेज 4 तार भी होता है। और दोस्तों यहाँ पे और देखो रे, अरे और देखो, 3 फेज 5 तार, क्यों, क्योंकि 3 तो फेज हो गए, एक न्यूट्रल हो गया, एक अर्थिंग हो गया, तो ये भी प्रणाली होती है। तो 3 प्रणाली तो ये होती है और 2 प्रणाली ये होती है, ये सिंगल फेज में और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, 3 फेज। ठीक है, अब वितरण की बात आती है। अब ये क्या कह रहा है, एसी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता, तो 3 फेज 4 तार, 3 फेज 4 तार ये तो हो गई, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार ये भी हो गई, सिंगल फेज 3 तार, सिंगल फेज 2 तार, सिंगल फेज 3 तार ये भी हो गई, सिंगल फेज 4 तार। भाई साहब सिंगल फेज में कहीं 4 तार नजर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो यही हमारा राइट हो गया। और सिंगल फेज 2 तार, सिंगल फेज 2 तार ये तो है। बोलो बोलो, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। अब लाइक ठोक दो, क्योंकि मैं इतना सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं तो आप लाइक भी नहीं कर सकते क्या, क्योंकि भाई साहब वहां ऐसे दबा के और थोड़ा सा तो आप फिंगरप्रिंट लगा दीजिए ताकि मुझे प्रेजेंट का पता चल जाए कि अपने इस जगह कितने स्टूडेंट प्रेजेंट लगाते हैं और कितने नहीं लगाते हैं। ठीक है, जी हाँ। आइए नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला खालिस्तान ईंधन है। तो दोस्तों यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, परमाणु संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला ईंधन, तो दोस्तों नाभिकीय पावर प्लांट होता है, उसमें ईंधन के रूप में क्या होता है, तो हम कहते हैं परमाणु। क्या होता है, परमाणु ईंधन होता है, परमाणु ईंधन होता है, परमाणु ईंधन। और परमाणु ईंधन के रूप में क्या होता है, तो जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे यूरेनियम होता है, जी हाँ यूरेनियम होता है, यूरेनियम, यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, थोरियम होता है, और एक दोस्तों कौन सा होता है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। तो दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये 3 क्या होते हैं, यहाँ पे परमाणु ईंधन होते हैं, जिनका दोस्तों नाभिकीय विखंडन किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे, विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन जो होता है वो भी कौन सा, नाभिकीय विखंडन तो होता है लेकिन कौन सा, नियंत्रण वाला। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिकीय नियंत्रण और एक होता है अनियंत्रित। तो अनियंत्रित वाला नहीं, यहाँ आराम से नियंत्रित करते हैं हम, तो नाभिकीय विखंडन होता है। और एक होता है संलयन, तो नाभिकीय संलयन नहीं करना, नाभिकीय विखंडन आपको करना है।
यानी नियंत्रण वाला। ठीक है, तो यूरेनियम के समस्थानिक बिल्कुल ये हम करेंगे। कच्चा तेल, द्रव्य, हाइड्रोजन, मीथेन, पेट्रोलियम, ये हम दोस्तों इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्री दोस्तों कौन सी होती है? आइए थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। किसका कर देते हैं? यहाँ पे कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को क्या कहते हो आप? दिक परिवर्तक कहते हो। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? खंडित वलय भी कहते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? विभक्त वलय भी कहते हैं। विभक्त वलय भी दोस्तों हम कहते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? कम्यूटेटर का कार्य होता है AC टू DC। वह दोस्तों यहाँ पे DC टू क्या होता है? AC। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे को तो जनरेटर में चाहिए, तो जनरेटर में AC टू क्या करेंगे दोस्तों? DC। आपसे क्वेश्चन पूछे मोटर में चाहिए, तो मोटर में दोस्तों क्या होगा? DC टू AC। अब दोस्तों कम्यूटेटर बना किसका होता है? यानी कि धातु, तो हम कहेंगे यहाँ पे दोस्तों कठोर कर्षित तांबा। कठोर कर्षित तांबा बोले तो हार्ड ड्रॉन कॉपर। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा यहाँ पे मैं बात करूँ, ये लो दोस्तों, चलो इसको ऐसे बनाओ। ये तो होता है हमारा आर्मेचर, ठीक है, और इसके जस्ट पास में होता है हमारा कम्यूटेटर। ये कम्यूट और ये हो गई हमारी प्यारी सी शाफ्ट। ठीक है, ये शाफ्ट हो गई और ये इधर। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका क्षणगार कर देते हैं। क्षणगार में दोस्तों ये आर्मेचर के खांचों में डाल दिया हमने। यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग डाल दिया, तो ये लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गोल भाई साहब आपके क्या डाल दिए? बेरिंग। ये दोनों तरफ आपके बेरिंग। और बोलो बेरिंग किसके बने होते हैं? गनमेटल के। और यहाँ पे जो बेरिंग के अंदर जो छर्रे होते हैं वो भी बोलो किसके होते हैं? कार्बन, क्रोमियम, स्टील के होते हैं। दोस्तों इसको नाम क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया हमने कम्यूटेटर। इसको नाम दे दिया कम्यूटेटर। इस पत्ती को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खंड। क्या कहते हैं? खंड। या दोस्तों इसी को कहते हैं हम सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? सेगमेंट्स कहते हैं। अब दोस्तों ये सफेद पत्ती है, लेकिन जो लाल लाल दिखाई दे रही है, अरे ये लाल लाल दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों माइका यानी अब्रक। दो सेगमेंट के बीच में दोस्तों, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए इनको बिड़ने से रोकने के लिए यहाँ पे माइका यानी अब्रक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और वाइंडिंग के सिरे दोस्तों जिस जगह पे जोड़े जाते हैं वो दोस्तों इस तरह होते हैं, ये अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं। और दोस्तों इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर। या फिर दोस्तों इनको कहते हैं कलंगी। क्या कहते हैं? कलंगी कहते हैं। और ये भी दोस्तों किसके बने होते हैं? तांबे की मोटी पत्ती के बने होते हैं। जोड़ने की क्रिया दोस्तों यहाँ पे क्वाइल संयोजन कहलाती है। और सोल्डरिंग क्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है और जोड़ने की क्रिया क्वाइल संयोजन कहलाती है। बोलो ये सारी चीज याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? अब कम्यूटेटर दोस्तों क्या कर रहा है? कम्यूटेटर क्या कर रहा है? अरे भाई डीसी में तो बदलता है, लेकिन डीसी भी कौन सी होती है? पल्सेटिंग। कौन सी डीसी होती है? पल्सेटिंग डीसी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे गड्ढे हो जाए तो दोस्तों इसको लेथ मशीन पे टर्न करके दोस्तों क्या किया जाता है? सही किया जाता है। और इसकी सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड का दोस्तों क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पे ये है दोस्तों बियरिंग। क्या होता है? बियरिंग। और ये क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो ये है शाफ्ट। ठीक है, ये आर्मेचर क्वाइल होता है। आर्मेचर क्वाइल का काम क्या है? ओनली फॉर ईएमएफ पैदा करना होता है। चलो तो आगे चलते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में प्रयुक्त विद्युत रोधी बोले तो अचालक। और यही तो है अचालक। तो माइका ठोक दो माइका। ठीक है भाई साहब, एक माइका और होता है। लड़की ससुराल आती है तो कहती है माइका की दारी, वो माइका अलग है ना। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो देख लो। ऐसा ही मजा अगर और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको लेना है तो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे सभी टेक्निकल भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों जो कोर्स है बिल्कुल पूरा का पूरा दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अंदर उपलब्ध है। 1 साल की दोस्तों वैलिडिटी के साथ।
तो दोस्तों इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 78 78 40 82 64 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए दोस्तों हमारे फर्स्ट टावर शोकिया बुक डिपो के पास आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, आगरा रोड, दौसा। तो ये था पूरा। और यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हथौड़ा एक खालिस्तान का हिस्सा है। थोड़ा सा शकल सूरत बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ज्यादा हम कलाकार तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा कलाकार तो वही है नहीं, फिर भी जैसा टूटा फूटा हमसे बन जाता है वो हम बनाने की कोशिश थोड़ी सी करते हैं। और ये आपके सामने एक हमने थोड़ी सी हमारी प्रस्तुति प्रदान करी है, जैसा कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। ठीक है, ये ठीक है, आ रहा है ना मजा? ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या भाग दिखाई दे रहा है? तो भाई साहब ये गोल गोल, अरे भाई साहब बोलो चिकना चिकना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसको कहते हैं हम गाल। अरे गाल को क्या कहते हो? चीक। ठीक है, तो ये हो गया चीक। तो यहाँ पे ये क्या है? ये गाल, तो ये गर्दन, तो ये नेक। ठीक है, ये दोस्तों पिन, और ये फेस। ठीक है, ये फेस, ये आपका हैंडल, ये हैंडल। और बचा क्या? ये भी दोस्तों नेक है, देख ध्यान रखना। और ये होता है यहाँ पे आई होल, आई होल, आई होल। और दोस्तों ये वैसा सा और दिखता है वो वेडेज कहलाता है, वैसा सा दिखता है वो वेडेज कहलाता है। अब ये पिन के आधार पे दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, चीक हो गया, आई होल हो गया, हैंडल हो गया, पिन हो गया, विकल्पों में सभी ठोक दो सभी। ये सारी चीज बेलो। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? गुरुजी आपने तो जोरदार बना दिया। अरे भाई साहब क्या करें, आपके लिए यार टूटा फूटा बनाना पड़ता है ना? ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर, स्प्लिट रिंग में प्रयुक्त पदार्थ खालिस्तान होता है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसे पार कैसे पड़ेगी? ऐसे पार कैसे पड़ेगी? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर दिक परिवर्तक, खंडित वलय, विभक्त वलय, और इसी को कहते हैं यहाँ पे स्प्लिट रिंग। तो ये भाई साहब सारी की सारी रामायण बता दी मैंने, और सारी रामायण बता दी तो वही चीज यहाँ पे आ चुके हैं। स्प्लिट रिंग में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सोने का बनेगा, तांबे का बनेगा, आयरन का बनेगा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो हम कहेंगे तांबे का बनेगा। और तांबा भी बोलो कौन सा होगा? कठोर होगा, यानी कि हम कहेंगे हार्ड ड्रॉन और कॉपर। क्लियर? तो यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना देंगे, तो इसमें टाइम खर्च नहीं करेंगे और हमने पढ़ लिया। मानव शरीर का आंतरिक प्रतिरोध एक लगभग कितना है? आइए दोस्तों, मानव शरीर, तो दोस्तों मानव शरीर के पास पहुंच चुके हैं। और मानव शरीर का हम क्या देख रहे हैं? प्रतिरोध। और अरे भाई क्या लिखा कर रहा है जल्दबाजी में? प्रतिरोध। और प्रतिरोध देखो, एक होती है दोस्तों यहाँ पे सामान्य अवस्था, एक होता है यहाँ पे स्वस्थ शरीर। ठीक है, सामान्य अवस्था कह दो या स्वस्थ शरीर कह दो, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पे गीला शरीर। एक होता है दोस्तों यहाँ पे क्या? सूखा, सूखा शरीर, एक शरीर के आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधा कहूंगा शरीर का आंतरिक। और एक होता है दोस्तों यहां पे कान से कान का प्रतिरोध। ठीक है, और यहां पे दोस्तों ये होता है 1 किलो ओम, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग 1000 ओम। शुष्क शरीर का दोस्तों ज्यादा होता है, यहां पे मैं कहूंगा 100 किलो ओम, यानी कि 1,00,000 ओम लगभग, है ना? और शरीर का आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों ध्यान रखना 400 से लेकर के यहाँ पे कितना होता है? 400 से लेकर के 600 ओम तक होता है। कई जगह दोस्तों यहाँ पे 300 से लेकर के 700 ओम भी आ जाता है, कोई सा भी ठोक दो। और कान से कान का होता है तो लगभग 100 ओम दोस्तों यहाँ पे होता है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको दोस्तों तरीके से बता दिया है। तो यहाँ पे 300 से 1000 है, 10 से 150 है,
9, 150, 200, 250, तो ये तो दोस्तों दूर दूर तक ही मैच नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे तो हम कहेंगे 300, 700 या 400 से 400। तो दोस्तों 300 से 700 भी इसी के बीच में है और 400 से 400 भी इसी के बीच में है, तो मजबूरी में हमको ए ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर। ब्रेंजिंग में उपयोग किया जाने वाला स्प्लेटर सामान्यतः दोस्तों खालिस्तान से बना होता है। ब्रेंजिंग कॉपर बेस मिश्र धातु और सिल्वर बेस मिश्र धातु से, रोजिन, हाँ रोजिन बेस मिश्र धातु और लेड बेसिन हो गया, जिंक क्लोराइड लेड सल्फाइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। तो दोस्तों पहले तो ब्रेंजिंग, ये ब्रेंजिंग क्या है, तो नॉर्मल हम सीधा कहते हैं कि साहब पीतल की जो वेल्डिंग होती है वो पीतल की वेल्डिंग ही क्या कहलाएगी, ब्रेंजिंग कहलाती है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा पीतल की वेल्डिंग। तो दोस्तों पीतल की वेल्डिंग मजबूत होती है या दोस्तों नरम होती है, तो हम कहेंगे साहब पीतल की वेल्डिंग तो मजबूत होती है, कठोर होती है। और सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग तो नरम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कठोर के लिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, भाई फ्लक्स यूज लेना है जैसे, तो यहाँ पे दोस्तों हम फ्लक्स यूज लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कठोर के लिए, यहाँ पे कठोर के लिए दोस्तों एक तो होता है तांबा, तांबा प्लस चांदी, तांबा प्लस चांदी। तो दोस्तों आप ये भी यूज ले सकते हो। तो यहाँ पे पहला ही क्या कह रहा है, कॉपर बेस और सिल्वर बेस। सिल्वर बेस का मतलब चांदी और ये हो गया तांबा, तो पहला राइट हमारा हो जाता है। तो ये विशेष चीज में ध्यान रखना, जो हमारा सोल्डर वायर होता है, सोल्डर वायर कठोर के लिए हम ये भी लेते हैं। भाई सामान्य तो हम क्या लेते हैं, सामान्य, सामान्य तो दोस्तों टिन प्लस में क्या लेते हैं, सीसा लेते हैं, ठीक है, जिसका 60-40 या फिर हम 63-37 भी हम यूज करते हैं। और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि दोस्तों इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल में करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वहां पे 80 और 20 का भी प्रयोग करते हैं, जिसका दोस्तों गलनांक कितना होता है, 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका उपयोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के अंदर बहुत अच्छे से दोस्तों हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ स्प्लेटर। अब ये दोस्तों स्प्लेटर क्या होता है, तो मैं कहूंगा सोल्डर वायर, सोल्डर वायर, सोल्डर वायर। तो ये स्प्लेटर क्या है, एक प्रकार का सोल्डर वायर होता है। तो ये कठोर सोल्डर है, ये कौन सा सोल्डर है, ये कठोर सोल्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कठोर सोल्डर जो होता है वो तांबा और चांदी से मिलकर के दोस्तों बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों एक बात और, कठोर यानी कोई भी सोल्डर हो, सोल्डर को अपन क्या कहते हैं, फिलर धातु कहते हैं। भाई यहां पे सोल्डर वायर को दोस्तों क्या कहोगे, फिलर धातु कहते हैं। और दोस्तों फिलर धातु का जो गलनांक होता है, गलनांक होता है वो बोलो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं निम्न होता है। हमेशा जोड़ी जाने वाली जो धातु होती है उसके गलनांक से दोस्तों क्या होता है, कम। तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आ जाता है, ये शब्द आपको लेके बैठेंगे कि स्पेल्टर क्या होता है, तो यहाँ पे सोल्डर वायर होता है एक प्रकार का। और कठोर सोल्डर जो होता है वो कौन सा, तांबा और चांदी होता है। अब तांबा यानी कॉपर बेस और सिल्वर बेस। अब आपको अगर तांबा चांदी भी याद है ना तो भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ध्यान रखना कॉपर बेस का मतलब तो हो गया तांबा और सिल्वर बेस का मतलब हो गया यहाँ पे चांदी, और दोनों का मिश्रित करके दोस्तों कठोर सोल्डर हम तैयार करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न है, समांतर में जुड़े हुए प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोध के साथ में दोस्तों 5 ओम का एक प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाता है तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध। पहले तो डायग्राम बनाना सीखो। साफ साफ कह रहा है समांतर में जुड़े 1 ओम के 4 प्रतिरोध है, एक एक ओम के दोस्तों, ये लो साहब, ये हमने यहां पे 4 प्रतिरोध जोड़ दिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 4 प्रतिरोधों के साथ 5 ओम का एक प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि ये तो 5 ओम का है। और दोस्तों ये जो जोड़े गए हैं ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य का मतलब हो गया कि कुल प्रतिरोध ए और बी, ए और बी। तो दोस्तों ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर में जब सारे के सारे हैं तो हम क्या करेंगे, R/N, R/N
R का मतलब हो गया 1 और 1 N का मतलब 4, तो 1/4 यानी कि दोस्तों कितना हो गया इसका, तो 0.25, 0.25 इसका और 5 इसका, तो प्लस में 5, तो बोलो 5.25 ओम आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया कि नहीं आया आंसर, तो ये तो 5.25 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। क्लियर। आइए अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 16 नंबर, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को सामान्यतः खाली स्थान की टर्म्स में अभिव्यक्त किया गया। टर्म्स का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है उसको किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मशीन का ले लीजिए, यहाँ पे एक है जैसे ट्रांसफॉर्मर और एक है दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर। तो इन दोनों का दोस्तों किस में लेते हैं, KVA के अंदर। दूसरा दोस्तों कोई सी भी मोटर हो, यानी ज्यादातर प्रेरण मोटर या डीसी मोटर ये होती है तो किस में आती है, HP में। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जनरेटर, और जनरेटर बोलो किस में आता है, किलोवाट में, ठीक है, जनरेटर किस में आता है, किलोवाट में। एक दोस्तों ध्यान रखना, एक ऊर्जा मीटर हमेशा किस में आता है, KWH के अंदर आता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, सिंक्रोनस KVAR के अंदर आता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, तो सीधा क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मर KVA, वोल्ट एम्पियर वाट, वोल्ट एम्पियर फेरेड। अब आप कहो गुरुजी मिली हुई बोल, कोई बात मिला नहीं तो, अरे ये किलो का ही तो रूप है, मेन रेटिंग तो इसकी क्या होती है बड़ी रेटिंग तो क्या हो जाएगी इसकी, तो बड़ी रेटिंग तो MVA, और छोटी रेटिंग क्या हो जाएगी, ओनली फॉर VA। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, VA। तो यहाँ पे तो वोल्ट एम्पियर राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाई बड़ा मान नहीं मिला तो छोटा मिलेगा। नेक्स्ट 17 नंबर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में TRS का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा TRS वायरिंग है कौन सी, चलो फुल फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टफ रबर शीथड़। अब ये वायरिंग कौन सी है, कौन सी वायरिंग का रूप है, तो TRS जो वायरिंग होती है दोस्तों ये बैटन वायरिंग होती है, क्योंकि इसमें TRS व CTS यानी कैब ट्राई शीथड़ या केबल ट्राई शीथड़, तो TRS कह दो या CTS कह दो। और ये दोनों की दोनों कौन सी वायरिंग को कहते हैं, बैटन वायरिंग। और बैटन वायरिंग कौन सी होती है, एक प्रकार की स्थायी वायरिंग होती है। तो इसमें पतली लकड़ी की चपटी पत्ती होती है, उसके ऊपर दोस्तों लिंक क्लिप के माध्यम से क्या की जाती है, वायरिंग की जाती है। तो लिंक क्लिप किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है। तो क्या पूछा, TRS का पूर्ण रूप क्या है, तो टफ रबर स्टील, नहीं, टफ रेजिस्टेंस टफ रबर शीथड़। तो दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग यहाँ पे ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है। पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर, और विकल्पों में से कोई नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कहते हैं जो ट्यून्ड सर्किट होता है, इस ट्यून्ड सर्किट को दोस्तों टैंक परिपथ भी कहते हैं। यहाँ पे टैंक परिपथ के नाम से जाना जाता है। और ये टैंक परिपथ और जो दोस्तों ये आपके ट्यून्ड सर्किट होता है, इसमें दोस्तों एक तो आपके जैसे मैं कहूंगा प्रेरक, इसके अंदर कौन, प्रेरक, और प्रेरक का मतलब क्या होता है, चौक, ठीक है। प्लस में एक कौन आएगा, कैपेसिटर। इन दोनों का दोस्तों संयोग होता है, वही टैंक परिपथ या ट्यून्ड सर्किट कहलाता है। प्रेरक आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रेरक यूज में आता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे आपके फेराइट प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर और एक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये दोस्तों दोनों ही कैपेसिटर क्या होते हैं, ये आपके एक दिशीय यानी कि ये ध्रुवता पाई जाती है दोस्तों, तो ये पोलराइज्ड होते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा पोलराइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो दोस्तों इसका जो जीवन काल है वो सबसे कम होता है, यानी कि इसका जीवन काल दोस्तों ध्यान रखना सबसे क्या होगा, इसका कम। लेकिन इसका जो मान होता है वो ज्यादा होता है दोस्तों, इसका जो मान होता है वो ज्यादा होता है, 2000 माइक्रो फैराड तक दोस्तों होता
है। पेपर कैपेसिटर को रोल्ड फ्लाई कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। एक सेरामिक ये आकार में दोस्तों सबसे छोटा होता है। मैं कहूं आकार, तो आकार में सबसे सबसे क्या होता है भैया, ये छोटा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका इसमें ये हो ही गया, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोध है जिसका उपयोग दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह को उसके प्रतिरोध में मैन्युअल रूप से दोस्तों बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो प्रतिरोध प्रतिरोध दोस्तों एक होता है यहाँ पे रेखिक, और दोस्तों एक होता है अरेखिक। ठीक है, अरेखिक। फिर यहाँ पे रेखिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों यहाँ पे स्थिर और एक होता है अस्थिर। अस्थिर अस्थिर को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, परिवर्तित कहते हैं। अब दोस्तों परिवर्तित जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा कहते हैं, जैसे एक होता है आपका यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक होता है यहाँ पे रियोस्टेट, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे ट्रिमर, या फिर इसी को क्या कह सकते हो आप, प्रीसेट। तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, रेगुलेटर। अब इसमें कितने टांग होती है, तो इसमें 3 टांग होती है दोस्तों। ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पे बीच में दोस्तों इसमें एक वाइपर होता है, एक टांग यहाँ, एक टांग यहाँ और एक टांग यहाँ। तो ये पोटेंशियोमीटर है और ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भाई साहब तो किसे कंट्रोल करेगा, ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, क्योंकि पंखे की गति की कम ज्यादा करने के लिए आप रेगुलेटर यूज करते हो। पंखे की जो गति होती है सीलिंग फैन, उसकी गति को कम ज्यादा करने के लिए, लेकिन रेगुलेटर से थोड़ी होगी, वोल्टेज के द्वारा होती है। रेगुलेटर वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, इसलिए वहां पे गति कम ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो रियोस्टेट होता है, ये दोस्तों आपके उच्च मान की जो धारा होती है उस धारा को कंट्रोल करता है। तो ये धारा कंट्रोल करता है, यहां पे ध्यान रखना, कंट्रोल। तो दोस्तों रियोस्टेट धारा कंट्रोल है, जबकि पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोल है, जबकि प्रतिरोध ये भी है, प्रतिरोध ये भी है। इसमें दोस्तों हाथ से आगे पीछे किसका करके कम ज्यादा करते हैं, इसमें दोस्तों शाफ्ट होती है तो शाफ्ट को घुमा करके कम ज्यादा करते हैं, और इसमें एक छोटा सा पेच होता है जिसमें पेचकस लगा करके और इसको थोड़ा सा घुमा करके एडजस्ट करते हैं। तीनों के तीनों कौन से होते हैं, अस्थिर यानी कि वेरिएबल यानी कि परिवर्तित प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध मैन्युअली रूप से बढ़ाकर नियंत्रित या घटाकर किया जा सकता है। तो बोलो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा ये रियोस्टेट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक प्रकार का धारा नियंत्रण है, और जिसमें तीर का निशान होता है वो एमीटर, बीच वाला होता है कलेक्टर, और बच गया जो बेस, और बच गया जो कलेक्टर होता है। मोटर नॉर्मल आप जानते हो कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ट्रांसफॉर्मर आप जानते हो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत को ट्रांसफर करने का काम करता है। प्रेरक एल और मात्रक क्या हो जाता है, हेनरी। क्लियर, चलो 20 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को खालिस्तान के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर कोर यानी कि ये कोई पत्ती है दोस्तों, यहाँ पे इसको लेमिनेटेड क्यों किया गया। हम कहते हैं साहब लोहे की है, लोहे की है, लोहे में लोहा हानि होती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं लोहा हानि। और लोहा हानि बोलो कितने प्रकार की होगी, तो हम कहते हैं 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेसिस जिसको मंदायन हानि या शैथिल्य हानि कहते हैं, और इसको कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या मिलाया जाता है, तो हम कहेंगे सिलिकॉन। कितना प्रतिशत, 3 से 5%। अब दोस्तों यहाँ पे एक हानि और होती है हमारी एडी करंट, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे भंवर धारा हानि, जिसे हम फोकाल्टो या फूको हानि के नाम से जाना जाता है। और इस हानि को कम करने के लिए जो हमारी कोर होती है इसको पटलित किया जाता है, पटलित करके उसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ाया जाता है, तो यहां से वो निवारण हो जाता है। तो यहाँ पे पटलित
तो पटलित किया जाता है, पटलित कितना, तो 0.35 से लेकर के 0.50 mm। तो यहाँ पे पटलित करते हैं ताकि भंवरधारा हानि दूर हो जाए, सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि स्ट्रेसिस हानि क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो लेमिनेटेड की बात आ गई, तो पटलित करके ही तो लेमिनेटेड करेंगे, तो यहाँ पे एडी करंट हानि को दोस्तों क्या करेंगे हम, कम करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 21 नंबर, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में खालिस्तान होता है। जब दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशनल, यहाँ पे आदर्श दे देता है, ठीक है, तो आदर्श एम्पलीफायर क्या करता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर को प्रवर्धक कहते हैं। और ये भाई साहब क्या करता है, जो रेडियो सिग्नल होती है या फिर आपके वैद्युतिक सिग्नल होती है, उनमें धारा को, वोल्टेज को और पावर को, इन तीनों को ही दोस्तों बढ़ाने वाला जो परिपथ होता है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, एम्पलीफायर कहलाता है। एम्पलीफायर का विलोम क्या होता है, तो अटेन्यूएटर, क्या होता है, अटेन्यूएटर होता है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, जो एम्पलीफायर होता है, इसकी दोस्तों इनपुट प्रतिबाधा, इनपुट प्रतिबाधा, अब नॉर्मली तो मैं कहूं इनपुट प्रतिबाधा बहुत उच्च होती है मेगा ओम में, ठीक है, मेगा ओम में होती है, लेकिन भाई साहब क्या कह रहा है, आदर्श, और आदर्श कहता है तो सीधा क्या हो जाती है, अनंत, क्या हो जाती है, तो यहां पे हम कहेंगे अनंत हो जाती है। अगर दोस्तों यहां पे आउटपुट प्रतिबाधा पूछे, तो ये जब अनंत है तो ये क्या हो जाएगी, शून्य, ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। दूसरी चीज, आदर्श के अंदर ही आपसे लूप पूछे कि कौन सा लूप परिपथ बनेगा, तो दोस्तों यहां पे आदर्श इनपुट में कितना है, अनंत, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन। भाई शुरू में ये अनंत है तो शुरू के ही तो बात चलेगी, यहां शुरू में ही ओपन कार्य कर रहा है ये, तो एम्पलीफायर होता है तो अनंत ओपन लूप गेन लब्धि होती है, ठीक है, और अनंत इनपुट प्रतिबाधा होती है, अनंत इनपुट प्रतिबाधा, तो अनंत आई गई, लूप गेन कौन सा हो गया, ओपन हो गया, शून्य आउटपुट प्रतिबाधा, शून्य आउटपुट कितनी है, शून्य है, और बैंड विड्थ भी दोस्तों अनंत होती है, यहां पे बैंड विड्थ क्या हो जाएगी, अनंत होती है आदर्श वाले की, इसलिए विकल्प में से दोस्तों सभी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये मत कहना कि यहाँ पे लाइन मैन में भाई साहब क्वेश्चन नहीं आते, ये देख लीजिए आराम से, खूब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मेरिट में नंबर लाना है तो एक एक नंबर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई पी प्रकार है के अर्धचालकों में अशुद्धता परमाणु खालिस्तान होते हैं। तो दोस्तों यहां पे पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धता, तो अशुद्धता मिलानी है या अशुद्धता बतानी है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डोपिंग क्या होती है, तो हम कहते हैं पहले तो एक पी प्रकार पदार्थ है, और पी प्रकार के अंदर जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो दोस्तों कौन सी होती है, तो त्रिसंयोजी, क्या होती है, त्रिसंयोजी। अब यहाँ पे इसके अंदर जो अशुद्धि मिलाएंगे किसमें, तो भाई साहब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक होता है जर्मेनियम Gi, एक होता है दोस्तों सिलिकॉन, सॉरी Ge, सिलिकॉन, एक ये दोनों भाई साहब शुद्ध है। इस शुद्ध के अंदर क्या मिला दो, दवाई का मतलब है डोपिंग, और डोपिंग कितने संयोजी होगी, त्रिसंयोजी। जैसे ही इसके अंदर मिलाते हैं तो इसमें मिलाकर के आउटपुट बाहर आता है, आउटपुट बाहर आएगा तो बोलो क्या आएगा, यहाँ पे पी प्रकार, और यहाँ पे हम कहते हैं एक हमारे पास में क्या होता है, पंच संयोजी, एक क्या होता है, पंच संयोजी, और पंच संयोजी को जब इसमें मिलाते हैं तो इससे भी आउटपुट बाहर आता है, और वो बनता क्या है, एन बनता है, ठीक है, एन बनता है। यहाँ पे दोस्तों पी प्रकार जब होता है, पी प्रकार दोस्तों जब होता है तो इसमें कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे इंडियम होता है क्या, तो यहाँ पे हम कहेंगे इंडियम, गैलियम, यहां पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, अशुद्धियां होती है। जबकि मैं इधर की बात करूं तो दोस्तों यहां पे आर्सेनिक, यहां पे एंटीमनी, ठीक है, यहां पे मैं बात करूंगा फास्फोरस,
फास्फोरस, यहाँ पे बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ। तो दोस्तों एक और लिखा चाहो तो नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये सारी की सारी अशुद्धियां कौन सी है? पंच संयोजी। ये सारी की सारी अशुद्धियां बोलो कौन सी हो जाएगी? त्रिसंयोजी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? पी प्रकार में अर्धचालक अशुद्धि परमाणु कौन से हैं? तो यहाँ पे छांट लीजिए, इंडियम है क्या? अच्छा यही तो पूछ रहा है, त्रिसंयोजी हो गया ये लोग। अगर अशुद्धि छांटे तो हम सीधा सीधा ये कह देंगे। ठीक है, ये कौन सा है? पी एन प्रकार है ये तो एन प्रकार तो दोस्तों पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी। तो दोस्तों यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा? तो हम कह देंगे ये हो जाएगा आपका कौन सा? एन प्रकार। ठीक है, तो ये एन प्रकार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 नंबर। और एक ट्विन्ड सर्किट में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो दोस्तों एक प्रेरक और संधारित्र, अभी जस्ट बताया था मैंने। ठीक है, इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 24 नंबर, इनमें से दोस्तों कौन सा स्टेपर मोटर के बारे में सही कथन है? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि एक आपके सिंगल फेज दोस्तों कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस। तो दोस्तों सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। और ये जो मोटर होती है ये मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार की कौन सी मोटर होती है? ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। और दोस्तों इसके अंदर ब्रश और कम्यूटेटर या फिर दोस्तों यहाँ पे स्लिप रिंग, ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रशलेस। क्या कहते हैं? ब्रशलेस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस सेल्फ स्टार्ट हो गई, ब्रश ये कम्यूटेटर हो गया। और दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि इसकी जो गति होती है वो सिंक्रोनस गति होती है। सिंक्रोनस गति, ठीक है, सिंक्रोनस गति। और इसकी जो गति होती है वो नियत गति होती है। नियत गति होती है। अब ये जो मोटर होती है ये दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो वो तीनों प्रकार सारी मोटर, ये सारी विशेषताएं हैं वो सभी के अंदर लगती है। एक होती है दोस्तों यहाँ पे स्टेपर मोटर, एक होती है यहाँ पे स्ट्रेसिस मोटर, और एक होती है दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठम मोटर। अब यहाँ पे जो आपकी स्टेपर मोटर होती है और इसके बारे में सुनो, ये दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों पॉलीफेज मोटर होती है। और दोस्तों इसका जो रोटर होता है वो दोस्तों स्थायी चुंबक का बना होता है। तो इसमें एक पल्स सिग्नल द्वारा संचालित होती है। यह एक ब्रश रहित बिल्कुल ब्रश नहीं है। और तुल्यकालिक विद्युत मोटर, बिल्कुल सही बात है। स्टैंपिंग मोटर नाम से जानी जाती है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें स्टॉपिंग और दोस्तों प्रारंभिक जो होती है वो बहुत अच्छा होता है। यह नियंत्रण गति प्रदान करती है, बिल्कुल। ये सारी बातें दोस्तों स्टेपर मोटर के बारे में क्या होती है? लागू होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 25 नंबर कि 1200 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले 10 पोल एसी जनरेटर के लिए एसी वोल्टेज की दोस्तों आवृत्ति की गणना करें। तो आवृत्ति पूछ रहा है, तो एफ बराबर पी एन अपोन में दोस्तों क्या होता है? 120। पी कितना है? 10 पोल दे रखा है सीधा सीधा, और एन कितना है? 1200 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे 120 काटा पीटी कर लीजिए, 10 10 12 से 12 गया, 1 10, और दोस्तों कितना गया? 100 हर्टज HZ। तो यहाँ पे 100 हर्टज यानी चक्र प्रति सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर कि जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट में पैन स्टॉक में जल का प्रवाह नियंत्रण करने के लिए दोस्तों इनमें से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे हम कहते हैं ये आपका समुद्र हो गया। समुद्र का मतलब ये है कि जो आपने बांध बनाया है वो, तो ये बांध हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे प्रेशर टनल हो गई, और ये दोस्तों पैन स्टॉक हो गया। और यहीं पे दोस्तों वाल्व लगाया जाता है, और यहीं पे जब इसमें पानी निकलता है तो ये आपका टरबाइन से दोस्तों एक ब्लेड, यहाँ पे ब्लेड होती है, इससे टकराता है। तो दोस्तों ये वाल्व हाउस होता है जिसको पानी का कंट्रोल किया जाता है। और यहीं पे दोस्तों एक क्या होता है? सर्ज टैंक होता है। तो दोस्तों इसे तो क्या कहेंगे हम? पैन स्टॉक। ये पैन स्टॉक होता है, ये बांध होता है, ये सर्ज टैंक होता है, ये दोस्तों क्या होता है? टरबाइन होता है, ये ब्लेड होती है, और दोस्तों ये होता है वाल्व हाउस। तो बिजली घर, जल द्वार, तो जल द्वार से ही तो दोस्तों यहाँ पे सारा कल्याण करेंगे कम ज्यादा करके।
नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर, एक सोलर कलेक्टर सौर ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा। देखो अगर वो सोलर सेल कह दे, सोलर सेल कह दे तो दोस्तों सोलर सेल तो सौर ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, विद्युत में, ठीक है, विद्युत में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यहां पे सोलर कलेक्टर पूछे तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है, तो विकिरण में, सीधे विद्युत में, थर्मल, तो थर्मल ही तो दोस्तों एक प्रकार की ऊष्मा होती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूर के संबंध से तापमान को मापता है। तो दूर के संबंध में तापमान को मापता है, यानी दूर से, जैसे सूर्य का तापमान है, कौन मापेगा, पीजोमीटर। तो दोस्तों पीजोमीटर, एक मैनोमीटर, पायरोमीटर, तो ये दोस्तों पायरोमीटर होता है। पीजोमीटर दोस्तों एक प्रकार का ताप को नियंत्रित करता है या तापमान को मापता है। मैनोमीटर ये दोस्तों तापमान का क्या करता है, अंतर को मापता है, ताप अंतर को दोस्तों मापता है। जायरोमीटर, तो दोस्तों जायरोमीटर एक प्रकार का क्या होता है, दाब को मापता है, ठीक है, तो यहाँ पे दाब को मापता है। और एक टैकोमीटर दोस्तों, टैकोमीटर मोटर की घूर्णीय गति होती है यहाँ पे, तो आरपीएम में या फिर किलोमीटर प्रति दोस्तों हावर में, वाहनों की रेखीय गति को मापेगा और ये मोटरों की घूर्णन गति को मापता है। तो राइट ऑप्शन ये हो गया। यहाँ पे 19 नंबर, वेव वाइंडिंग को खालिस्तान के डीसी मशीनों में दोस्तों नियोजित किया जाता है। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग होती है, तो वेव वाइंडिंग होती है एक प्रकार की दोस्तों, कौन सी वाइंडिंग होती है, श्रेणी वाइंडिंग। और श्रेणी में क्या समान होती है, तो हम कहते हैं श्रेणी में क्या समान होती है, धारा समान होती है। और जो समान होता है वही बोलो क्या होता है, निम्न होता है। जब धारा निम्न हो गई तो दोस्तों बचा ही कौन है, वोल्टेज। और वोल्टेज जब बचा है तो वोल्टेज बोलो क्या आता है, उच्च आता है। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग एक प्रकार की श्रेणी होती है और वो समान क्या करती है, धारा। तो यहाँ पे हाई करंट होगी क्या, जी नहीं, करंट तो निम्न होगी, लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग का होता है, बी ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, अल्टरनेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण और स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण ऊर्जा और यहाँ पे द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस पे दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ ओनली फॉर ट्रांसफार्मर होता है, ऊर्जा संरक्षण है। तो राइट ऑप्शन ये है। अब दोस्तों यहाँ पे बोलो सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और मजा आया है तो दिल से दोस्तों यहाँ पे लाइक ठोक दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों हकीकत यह है कि मुझे यहाँ पे क्लास लेने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आपके लिए रात को मैं 11-11 बजे 9-9 बजे दोस्तों क्लास को बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लाइव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और उसमें समय खराब होता है। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, ये 30 प्रश्न नजर आ रहे हैं या फिर कम से कम आपको 100-150 प्रश्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न के साथ में दोस्तों कितने प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।